सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखाओ भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। ये बताइए, अभी जब सखी सहेली से पहले जब आप आई तो बहुत सारे पैकेट्स आपके हाथ में थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं से शॉपिंग वॉपिंग करके आ रही हैं। देखिए, अभी त्योहारों का मौसम आ गया है तो मैंने सोचा चलते चलते शॉपिंग भी करते हुए चले, तो थोड़ी शॉपिंग कर ली। तो मुझे पता था कि आप ये प्रश्न करेंगे जरूर, क्योंकि पैकेट आपने देख लिए थे। बिल्कुल जी। तो वो तो इसलिए कि शॉपिंग कर ली, ये तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी अनावश्यक शॉपिंग करना भी ठीक नहीं होता। हालांकि त्योहारों का मौसम है। अब शनि ये 2 दिन बाद ही रविवार को करवा चौथ का त्योहार है। करवा चौथ तो सारी महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं। नए नए कपड़े वो नहीं खरीदती, लेकिन उनके घर वाले देते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी कभी क्या होता है, घर वाले देते भी हैं और कभी कभी खुद भी खरीदना पड़ता है। देखिए, अब आपने बोला ही ना, तो शॉपिंग कर क्या करी तुमने, तो भाई इस तरह की कुछ शॉपिंग थोड़ी सी हमने कर ली, बाकी तो अगले से ले लेंगे। है ना? तो असल जो मुद्दा होता है कि आप मेलजोल के साथ मिलजुल के त्योहार मनाएं और सादगी से त्योहार मनाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। और जो त्योहार मनाने में प्यार होता है, अगर प्यार हो तो बस क्या बात है, त्योहार के रंग ही बदल जाते हैं। बिल्कुल है ना? और जो ये करवा चौथ तो खास तौर से समर्पण का त्योहार है। और कई बार इस त्योहार को लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं ही पुरुषों के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रहे। लेकिन अब तो जमाना बदल रहा है, पुरुष भी महिलाओं के लिए रहते हैं, पति पत्नी के लिए भी रहने लगे हैं। और जो फिल्म में एक आई थी बागवान, उसमें भी ये दिखाया गया है। तो त्योहारों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं अपनी सखियों सहेलियों को। लेकिन पहले क्या बता दें, पहले विषय बता देते हैं। तो सखी विशेष में आज हम बात करेंगे भारती दयाल, जो हमारी मधुबनी कलाकार है, उनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे स्वच्छ गांव की। इसके बारे में है कि हम सभी ध्यान दें और सभी संदेश में लिखें। स्वच्छता की हम लगातार बातें कर रहे हैं और हर स्वच्छता के हर पहलू पर एक एक दिन हम चर्चा कर रहे हैं। वो इसीलिए कि आप सजग और सचेत हो जाएं इस विषय पर। और कई बार बोलते कुछ और हैं लोग, करते कुछ और हैं। बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन करते बहुत छोटी बातें हैं। तो इसीलिए आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि दोहरा व्यक्तित्व आखिर क्यों। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे व्यंजन की। तो देखिए, व्यंजन में तो जो हम बताएंगे वो तो बताएंगे ही, लेकिन हमारी जो सखियां हैं वो भी बता सकती हैं व्यंजन, क्योंकि भाई करवा आ रहा है तो वो अपने घरों में क्या क्या बनाएंगी, तो उस तरह के व्यंजन बता सकती हैं। तो मिलजुल कर ये प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे। बढ़ गया है आगे, गाना सुनते हैं ये। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा।
तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम सा नहीं देखा, सचमुच कहा जाए तो अपने श्रोताओं सा नहीं देखा। हम इधर विषय बताते हैं कि श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगती हैं, तो आज हम इंतजार कर रहे हैं उनकी टिप्पणियों का, और जिन मुद्दों पर वो टिप्पणी भेजेंगे वो हम उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हमारे पास भी हैं जो हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। अब देखिए ना, अपने देश में बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां अभी भी लड़कियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो लड़कों को दिया जाता है। लड़कियों को अभी भी दोयम दर्जे में रखा जाता है। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेती हैं, और उनके अंदर एक अलग तरह का हुनर होता है, प्रतिभा होती है, वो आगे बढ़ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने भीतर जो छुपी प्रतिभा है उसको टटोल लेती हैं, पहचान लेती हैं और उससे बहुत ऊंचाई तक ले जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई के बाद नियमित रूप से नौकरी ही करें। बहुत सारी आपके भीतर प्रतिभा होती है जिसको व्यावसायिक स्तर पर आयाम दे सकती हैं। बिल्कुल, और जैसे कि मान लीजिए किसी की रुचि अलग अलग क्षेत्र में होती, कला में है या किसी की हाथ की कढ़ाई में होता है, तो आप या कला पेंटिंग में है तो आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ सकती हैं। और किसी किसी का लेखन में रुचि होता है तो आप अपनी इस कला को आगे बढ़ा सकती हैं और एक नया आयाम दे सकती हैं। और व्यावसायिक स्तर पर भी ममता जी उसे वो लड़कियां ले जा सकती हैं। और कई बार लड़कियों को नौकरी नहीं मिलती है या व्यवसाय नहीं मिलता है तो वो जो होती हैं शिकार हो जाती हैं, मतलब डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर जो कला है आप उसको निखारिए, समझिए, उसको आगे बढ़ाइए। और ऐसी ही आज हमारी जो सखी हैं अपनी कला को रोजगार का भी जरिया बना लेती हैं। बिल्कुल बना लेती हैं। और आज जो हमारी जो सखी जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, सखी विशेष के अंतर्गत, जी और वो भारतीय दलाल हैं जिन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए और व्यावसायिक स्तर पर उसे आयाम दिया। और मधुबनी कला में निपुण कलाकार भारती दयाल, जिनका जन्म 1916 में बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था और शुरुआत की पढ़ाई समस्तीपुर के काशीपुर में स्थित गर्ल्स हाई स्कूल से उन्होंने की थी। और बाकी उन्होंने सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा से बॉटनी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और इसके अलावा पीजी की पढ़ाई ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से की थी और बीएससी और एमएससी की डिग्री भी आपने आगे प्राप्त करी। इनका जन्म 1961 में हुआ था। 1961, सॉरी, हाँ, जहाँ तक हमारी जानकारी है। और मधुबनी पेंटिंग के प्रति उनका रुझान शुरू से ही था। आपकी दादी और माँ दोनों ही मधुबनी कला में चित्र उकेरा करती थी और उनमें चटख रंगों को भरा करती थी। शुरू से ही भारती जी के अंदर एक कलाकार बनने की क्षमता दिखाई देती थी और आशा जाग चुकी थी उनके भीतर, क्योंकि कोई भी त्योहार आता घर में तो मधुबनी पेंटिंग वे बनाया करती थी। बस इसी तरह से वे पेंटिंग सीखती चली गई। बिल्कुल। और दादी और माँ जब भी घर में अरिपन यानी अल्पना जब बनाया करती थी तो उसमें रंग भरने का काम जो था इन बच्चों को दे दिया करती थी, क्योंकि वो मुख्य डिजाइन वो दोनों ही बनाती थी। जैसे कि हम जब दिवाली में रंगोली बनाते हैं तो छोटे बच्चों को दे देते हैं कि बस यहाँ पे रंग भरो, तो इस तरह उनकी प्रैक्टिस होती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही इनकी दादी वगैरह भी करती थी। तो जो भी घर के बच्चे होते थे वो मिल करके रंग भरते थे। और उस समय भारती जी की उम्र करीब 7-8 साल की रही होगी, तो उनकी भावनाओं ने भी उनको समझना शुरू कर दिया था। और वजह ये थी कि दादी और माँ की पेंटिंग्स बनाते समय आपस में कभी कभी क्या होता है कि कहासुनी हो जाती थी। तो वो बताया
उन्होंने बताया ऐसे कि कहासुनी हो जाती थी, तो माँ जब पेंटिंग बनाती थी तो जब गुस्से में हो जाती थी तो राधा रानी की वो बनाती थी, मुस्कुराती हुई नहीं लगती थी, क्योंकि वो भाव खत्म हो जाते थे, क्योंकि उनके जो कला बना रहा है तो उसके मन में भाव बदल जाते थे। तो उन्होंने अपनी माँ के भाव को उसको समझा और नजर आया उनको, तो माँ से पूछती थी कि इसमें मतलब ये भाव नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कभी कभी मन थोड़ा सा उदास हो जाता है तो भाव ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल, तो चित्र तो माध्यम होता है आप अपनी भावनाओं को प्रकट करने का। चित्र उन्होंने कहा ऐसे बनाओ जो जीवंत हो उठे। तो ये जो भाव थे ये दयाल जी को समझ में आने लग गए थे तब। बिल्कुल। और जब भारती जी चित्र बनाती तो मन, आत्मा, दिमाग उनका तीनों तरह एक तरह से चलता था। मतलब वो बिल्कुल मन से भी, और जब उनके हाथ भी चलते थे और मन में उनके विचारों की आवाजाही भी होती थी। ऐसे में पेंटिंग उनकी बहुत सुंदर बन जाती थी। भारती दयाल को 2012 में उनकी प्रतिभा के लिए विशिष्ट बिहारी सम्मान भी मिला था, और 2021 में बिहार दिवस के अवसर पर बिहार गौरव सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा मिलेनियम आर्ट अवार्ड्स, AIFACS और इसके अलावा अन्य पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया था। बिल्कुल। और प्रमुख कई शहरों में उनकी पेंटिंग प्रदर्शित हुई और खूब प्रसिद्धि भी उन्हें मिली। वे आज भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं और मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानकारी भी दे रही हैं। वे कभी दीवार पर चित्र बनाती तो कभी जमीन पर। वे कई महाभारत के दृश्यों को भी बनाया करती थी और इसके साथ ही कागज, कैनवास और सूती या रेशमी वस्त्रों पर भी कला उसमें उकेरा करती थी, और उसमें प्राकृतिक जो रंग होते हैं उनको वो भरा करती थी, और बार बार बनाते रहने से उनकी कला निखरती चली गई और प्रतिदिन अभ्यास करती रही, और इसलिए उनकी शैली अनूठी बन गई। दरअसल मंजरी जी, ये सब करने में समय का सामंजस्य का बड़ा ही योगदान है, और हम जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सखियों और सखाओं के लिए, यहाँ भी समय का सामंजस्य बहुत मांग करता है। तो अब एक अंतराल का समय है, ले रहे हैं एक ब्रेक। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और सखी विशेष के अंतर्गत आज हम अपने सखियों और सखाओं को जानकारी दे रहे हैं। भारती दयाल जो मधुबनी कलाकार के रूप में जिनका नाम प्रचलित है और सभी इनकी कला के मुरीद हैं। ये कहा जाता है कि ज़्यादातर राधा कृष्ण देवी देवता जिन्हें मिथिला क्षेत्र में पूजा जाता है उसे वो खूब अपनी अल्पना में उकेरती। इस तरह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। बिहार प्रांत में व्यापार मेला, फ्रेंच टेलीविजन, डिस्कवरी चैनल जैसे बड़े मंच पर इनकी कला को खूब अवसर दिया गया, और द न्यू बिहार में 7 चित्रों को शामिल भी किया गया। बुक कवर में एक बच्ची साइकिल चला रही है जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाती है, इसकी भी खूब चर्चा हुई। वहीं मछली का चित्र सदाबहार कृषि का जो द्योतक है इसे भी उन्होंने अपनी पेंटिंग में उकेरा। इन्होंने अपना स्टूडियो भी चलाया है, स्टूडियो आज भी जारी है और कला के प्रति पूरी तरह से वे समर्पित हैं। बिल्कुल। और आपको साल 2013 में मधुबनी कला में प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला, और इसके साथ एक बैंक में उन्होंने भारती दयाल ने मधुबनी पेंटिंग को सम्मानित किया था, और 2006 में हस्तशिल्प में भारत की राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला। इसके अलावा कोटक सिल्क इंस्पायर प्लैटिनम
क्रेडिट कार्ड को भी पर भी आपने एक पेंटिंग बनाई थी। और 1984 से पेशेवर रूप से कला का उन्होंने अनुसरण किया। मिथिला में प्रचलित पारंपरिक कला में नवीनता लाने के लिए और नई दिल्ली में अपने स्टूडियो में क्षेत्र की अन्य जो महिलाएं हैं उन्हें भी कला के लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया। बिल्कुल। और आपकी शैली एक्रिलिक और कैनवास जैसे आधुनिक माध्यमों का उपयोग करके पारंपरिक मधुबनी कला में समकालीनता लाने के लिए जानी जाती है। और वही इस तरह की पेंटिंग जब भी देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे कहीं ना कहीं हम सीखते ही हैं। बातों के बीच गाना सुनवाते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तुझको मांगे दूर दूर तू भागे, मन मेरा तुझको मांगे और दूर दूर तू भागे। मैं ऐसी हूँ सैया तेरा प्यार बना है, देखो भूल भुलैया तेरा प्यार बना है, देखो भूल भुलैया। देखिए ममता जी, बहुत सारे संदेश आ गए हैं तो एक संदेश हम उसमें से ले लेते हैं। हाँ, लेकिन किस विषय पर संदेश आए हैं? हम स्वच्छता की बातें कर रहे हैं लगातार, और हर दिन हम किस तरह की स्वच्छता के हर पहलू पर बात कर रहे हैं। कभी हम रेलवे स्टेशन को साफ रखें उसकी बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट को साफ रखें, सड़कों की सफाई, घर की सफाई, मतलब हर तरह से साफ सुथरा रहना चाहिए, ये बातें हम लगातार कर रहे हैं। तो आज गाँव की स्वच्छता की बातें हम करेंगे कि गाँव किस तरह से स्वच्छ रखना चाहिए। और गाँव तो ये कहा जाता है ना, आहा ग्राम में जीवन भी क्या बात तो है। लेकिन अब धीरे धीरे गांव का परिवेश भी बदल रहा है जी, शहरीकरण हो रहा है, तो वहां भी आसपास गंदगी बढ़ रही है। लेकिन स्वच्छता तो हमें गांव में भी रखनी, क्योंकि गांव की जो सोंधी सोंधी महक आती है, हवाएं चलती हैं, तो खेतों की खुशबू जो आती है उड़ करके, तो उसका अलग ही आनंद होता है। लेकिन वहीं पर पेड़ के नीचे अगर ढेर सारा पॉलीथीन और कचरा उठा के फेंक देंगे तब तो फिर जो आहा ग्राम में जीवन भी क्या, उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। हमारे श्रोता भी
सजग और सचेत हैं। तो देखिए बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, संदेश हम पढ़ लेते हैं, है ना। लिखते हैं कि स्वच्छ गांव कैसा होता है, कैसा होता है। स्वच्छ बराबर इन्होंने लिखा है स्व प्लस अच्छा, यानी मतलब खुद अच्छा व्यवहार और आचरण से है। जिस गांव में रहने वाले स्वयं निर्णय लें तब सबसे अच्छा गांव बन जाता है। यहाँ रहने वाले लोग साफ सफाई पर खास ध्यान देते हैं और सफाई कार्य खुद ही करते हैं और इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। बिना हिचके वो भी साथ जुड़ जाते हैं। शुरुआत खुद के घर से होती है, फिर सभी मोहल्ले की सफाई के साथ पूरे गाँव की सफाई होने लगती है। जब गाँव स्वच्छ रहेगा तब बीमारियां भी कोसों दूर रहेंगी। बिल्कुल। और एक श्रोता कह रहे हैं कि स्वच्छ गांव तो तभी बन सकता है जब कुछ लोग मिलकर कोई ऐसा कदम उठाएं, जैसे वो लोग ऐसा करें, कचरा डस्टबिन में डालें और आते जाते हर इंसान को भी ऐसा करने को कहें, तो धीरे धीरे सबकी आदत हो जाएगी। और खाने की सभी चीजें ढक कर रखें, खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, नालियों को साफ रखें, उसमें कचरा न डालें। बिल्कुल सही बात पर इन्होंने ध्यान खींचा है कि एक तो हाथ धोने की आदत जरूर डालें। और गांव में चूंकि घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, आंगन है, बरामदा है, तो कौन जाए वहां कोने में डस्टबिन तक, ये जो जहमत उठाने वाली बात होती है, ये नहीं करना है। उठकर जाइए, आपकी वॉकिंग भी होगी इसी बात में। और अगले संदेश में लिखते हैं कि गांव की स्वच्छता, गांव में जो पंचायत होते हैं उन्हें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि वो अपने गांव के लोगों को गांव को स्वच्छ रखें और लोगों को भी बताएं कि गांव को स्वच्छ रखना कितना जरूरी है। और हम सबका भी ये दायित्व बन जाता है कि हम किसी भी रिश्तेदार अगर जानते हैं तो गांव में रहते हुए हैं, तो हम उन्हें बताएं कि उनके लिए स्वच्छता कितनी जरूरी है। यानी कि आप पंचायत तो ठीक है वो बताएगी ध्यान रखेगी, लेकिन हम लोगों का पहला कर्तव्य कि हम अपने आसपास के घरों से ही शुरुआत करेंगे, तो देखेंगे आपकी लाइन पूरी स्वच्छ हो जाएगी। सबसे पहले अपने घर से, जी, सबसे पहले अपने घर निजी स्तर पर शुरुआत करेंगे, तभी स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा। एक श्रोता ने कहा है कि 2004 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नवी मुंबई है, सबसे स्वच्छ राज्य में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। मेघालय का मावलीनोंग शहर ये 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित हुआ था। इंदौर के बारे में सही फरमाया इन्होंने कि इंदौर को स्वच्छ शहर के रूप में माना गया है। और ये जो मेघालय वाली जगह है, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। और इंदौर तो हमने आंखों से देखा है, तो आपको पता ही कि हाँ, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें। और जो मेघालय का ये मावलीनोंग है, यहाँ तो ये जो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर अगर सफाई रहेगी तभी जो पहाड़ों की खूबसूरती है तभी देखने में अच्छी लगेगी ना। बिल्कुल। और ममता जी अगला संदेश है, लिखते हैं कि स्वच्छ गांव, हमारे यहाँ आदर्श गांव की होड़ लगी हुई है। इस दृष्टिकोण से पर्वतीय अंतिम गांव को प्रथम गांव बनाया गया है। साथ ही उन गांवों में स्वच्छता का भी ध्यान दिया जाता है। यही नहीं, अपितु मैदानी क्षेत्रों के गाँव में भी पंचायतों द्वारा स्वच्छ अभियान चलाया जाता है, जिससे गाँव स्वच्छ बन रहे हैं। रास्ते पर खड़ंजे भी लगाए जाते हैं। फिर गाँव ही नहीं अपितु स्वस्थ रहना और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी अपेक्षित है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गांव के परिवेश स्वच्छ रहेंगे तभी हम भी स्वस्थ रह सकेंगे। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, क्योंकि सुंदर स्वच्छ गांव, वहाँ की ताज़ा हवा, भरपूर रोशनी, प्रकाश, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू और हरियाली से सराबोर धरती मन को मोह लेती है ना। वहाँ पर रहने वालों का जीवन जो शुरुआत होती है, भोर से शुरुआत होती है, तो दिन भर मेहनत करते हैं लोग। शाम को जब लौटते हैं गोधूली बेला, तो उसमें वो सुकून से भर जाते हैं अगर साफ सफाई रहती है। और गांव में शाम की जो गोधूली बेला होती है देखते ही बनती है। वहाँ जब खेतों से गाय बैल लौट रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उड़ती है, उसकी सौंधी खुशबू होती है और उनके गले में ये जो घंटियां बजती है, हाँ, वो भी बहुत अच्छी लगती। फिर जो आसमान से रोशनी झर रही होती है, क्योंकि अंधेरा छाने वाला होता है, तो वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है नज़ारा, क्योंकि सूरज ढल गया होता है, नारंगी रंग का सूरज, तो आसमान बिल्कुल लाली लिए हो जाता है। आपने पूरा दृश्य उकेर दिया है, मन कर रहा है कि बस ब्रश हो और कलर हो और भर दे रंग। तो इस तरह से ही देखिए, कल्पना कितनी अच्छी आपने बताई, सच्चाई बताई है। बिल्कुल सही बात है मंजरी जी। अभी हम गीत का एक रंग भर देते हैं, फिर लौट कर आते हैं और बातें करते हैं। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सच्चे मोती वाला झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का
परख फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत था। और मंजरी जी अब घड़ी की ओर देखिए, क्या वक्त है? बस वही वक्त है अंतराल लेने का। ले लेते हैं अंतराल। फन में माहिर एक कलाकार। वो हल्का सा मेकअप लगा के नंगे पैर स्टेज की लाइट में जब उतरते हैं ना, एक अजीब सी सिहरन होती है और आप बदल जाते हैं। वो है एडिटर। यार फिल्म है साहबीबी गैंगस्टर और मैं चाहता हूँ तुम करो यार अपने वाले फ्लेवर की बात है। वो है निर्देशक। मेरा सबसे प्रिय काम है सेट पे केओस में डायरेक्शन करना। वो है लेखक। किताब की कहानियां अलग ही, तो उसमें सारी कहानियां एक वही मध्यम वर्ग, रोज की जिंदगी, उन सब के बारे में मिलेगी। वो है जाने माने एडिटर, निर्देशक और लेखक राहुल श्रीवास्तव। मन सुलझा तो बात लतीफ है, उलझा मन तो बात बतंगड़। आ रहे हैं विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ खोई हैं? बस घर के ही अंदर घूम रहे हैं कि अब वहाँ पर हम क्या क्या सफाई करें, किस चीज़ पर ध्यान दें। तो देखिए घर की जो रसोई की जो बात आती है तो वहाँ पर एक पानी निकास की जो समस्या होती है, वहाँ पर पानी का निकास का जो प्रबंध सही तरीके से होना चाहिए और जो नालियाँ वहाँ पर होती हैं वो पक्की बनी होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए और क्योंकि पानी आराम से निकल जाए। लेकिन आजकल जो हमारे घर बनते हैं उसमें भी जाली लगी होनी चाहिए, होना चाहिए। और जो गाँव में घर होते हैं वो पक्की नालियों वाले होने चाहिए। और कुएं के बारे में क्या कहेंगे? कुएं की सफाई, उसकी सफाई के लिए तो देखिए वहाँ पर मिलकर के सफाई का आप आयोजन कर सकते हैं, मिलकर के आप सफाई कर सकते हैं। साथ में कुएं की जो जगत होती है किनारे चारों तरफ वो अच्छी सी पक्की बनी होनी चाहिए और साथ में उसके ऊपर जो शेड लगा के ढक देते हैं जाली से। जाली पहले तो वो खुला रहता था पहले के जमाने में, लेकिन अब अमूमन लोग कुएं के पानी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं आजकल। लेकिन कुएं का पानी अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो जाली से ढक दिया करते हैं। और गांव की जो गलियां होती हैं उस गलियों में जो नालियां बहती हैं उसे भी ढकने की व्यवस्था की जा रही है आजकल, जिससे कि उसमें खरपतवार, पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां, कूड़े उसमें न जाएं और जिससे कि गंदा पानी निकलने के लिए उचित व्यवस्था हो सके। और इस व्यवस्था के लिए आजकल भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है जिसके अंतर्गत ये सब साफ सफाई हो जाती है और घर का कचरा एक बड़े से गड्ढे में खाद के लिए एकत्र कर लिया जाता है, जिससे खाद एकत्रित करके वो खेतों में डाला जाता है, तो उससे खेती उत्तम होती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ममता जी जो आपकी गलियों में जो गड्ढे होते हैं उनको भी अगर मतलब ठीक है आपके घर के सामने गड्ढा या आगे गड्ढा है तो कोई नहीं पाट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिलके उसको अपना कर लीजिए, साफ सुथरा बना लीजिए, पाट लीजिए। और एक दिन हफ्ते में एक दिन गांव में सब लोग मिलकर सामुदायिक सफाई का आयोजन भी करें जिसमें कि परिवार के हर सदस्य अपना सहयोग दें और कसम खाएं कि हम मिलकर अपने गांव को स्वच्छ बनाएंगे और कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जगह जगह पर थूकना नहीं चाहिए, दीवारों पर आप कोई भी पीक ना डालें और जो भी पदार्थ आप यूज कर रहे हैं उसके एक तो इस्तेमाल ही ना करें और करते हैं तो भाई फेंकें उसको, कचरे की जगह पर फेंकें। और एक एक परिवार को ये मुहिम चलानी चाहिए कि हमको कैसे सफाई करनी है घर की और जब सब मिलेंगे तभी गाँव स्वच्छ होगा और वहाँ के निवासी स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ हमें पशुओं के बारे में भी ध्यान देना है कि जहाँ पर हम
हम अपने पशुओं को रखते हैं वो जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए। और उनका जो गोबर वगैरह होता है उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ईंधन के लिए कंडे वगैरह बनाते हैं तो उसमें करते हैं, तो उनका भी आप उनकी भी सफाई पर पूरा ध्यान रखिए। और जो झाड़ियां होती हैं, पेड़ों की शाखाएं होती हैं, सार्वजनिक रूप से पैदल मार्गों और रास्तों में बाधा उत्पन्न करने लगे तो उन्हें भी उनकी छटाई भी करनी चाहिए और बाकायदा उसकी साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित रोशनी की व्यवस्था करें, अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां मजबूत बनाएं जिससे जंगली जानवरों से भी बचा जा सके। और समय समय पर आसपास दवाओं का छिड़काव जरूर करवाएं। घर के आसपास अच्छे पेड़ लगाएं जैसे कि नीम है, जामुन है, पीपल, आंवला, अमरूद, कटहल। इनसे जो ताज़ा हवा आती है उसका लाभ उठाएं और फलों का स्वाद भी तो मिलता है। बिल्कुल मिलता है और तभी तो अच्छा लगता है कि गांव, तभी जाने का मन करता है ना। अच्छा गांव देखते तो लगता है बस चल दो। लेकिन कभी आप किसी गांव में गए हैं ममता जी और लगता है यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है, सफाई नहीं लग रही है, तो उस दिन जुट जाएं, खुद ही कर दें। तो इससे क्या होगा, आसपास के लोग देखेंगे तो उनको भी लगेगा अरे तो बाहर से आए ये कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना करें। बिल्कुल। तो अपने गाँव को एक तीर्थ स्थान, मंदिर जैसा मान करके आप साफ सुथरा रखें। और स्वच्छता अगर रखेंगे ना तो उससे संक्रामक रोगों से भी बचा जा सकता है। गांव की स्वच्छता के लिए वहां की पंचायतों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाएं और लोगों को सजग बनाएं कि स्वच्छता कैसे की जाती है। बिल्कुल। मतलब स्वच्छता अभियान चलाकर छोड़ नहीं देना, बल्कि उनको एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप अपने घर को ही नहीं स्वच्छ रखें बल्कि पूरे गांव को स्वच्छ रखें। बिल्कुल। और हम सुन लेते हैं गीत।
ममता जी, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोहरा व्यक्तित्व क्यों। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है। वो कैसे परिवार में पला बढ़ा है, उसको कैसे संस्कार मिले हैं, फिर किस सामाजिक परिवेश में उसकी परवरिश हुई है। और कई बार क्या होता है कि बल्कि अक्सर देखा गया है कि परिवार का माहौल अच्छा होता है तो घर के बाहर का जो दायरा है, सामाजिक वातावरण है, उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। देखिए मंजरी जी, अक्सर होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बड़ों से सीखते हैं, बड़े आसपास के लोगों से सीखते हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि वो बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हमें अच्छा ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बहुत दार्शनिक बातें बोलते हैं और ऐसे कि कभी सत्यनिष्ठा की बात करेंगे, ईमानदारी की, और कभी भी झूठ नहीं बोला, इस तरह की बातें। लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं तो देखते हैं कि उल्टा है मामला जी। तो ये जो दोहरे व्यक्तित्व वाली बात है, ऐसे लोग खतरनाक भी होते हैं। तो इन लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं, और अमूमन ये देखा गया है कि जो ज़्यादा हर वक्त सच्चाई की बात करते रहते हैं, हर वक्त ये अच्छा है, ये बुरा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उन लोगों में कहीं न कहीं ऐब छुपा होता है। तो ये अच्छी आदत नहीं होती है कि हर वक्त इस तरह की दोहरी बातें करना, दोहरे मानदंड। और मान लीजिए हम आपके सामने आपकी तरह बातें कर रहे हैं, दूसरे के सामने दूसरी तरह बात कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये भी दोहरे व्यक्तित्व के दायरे में होता है। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए। बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इसी पे तो हम ये अपनी चर्चा कर रहे हैं। आप अपने अनुभव भी साझा कीजिए। बहुत सारे कोई ऐसे लोग ऐसा हो जाता है कि मिल जाते हैं, तो फिर उसमें यही होता है कि हम तो उस जगह क्या होते हैं कि मौन धारण कर लेते हैं, अपना दायरा एक बना लेते हैं कि हमें अपनी इस परिधि के अंदर किसी को एंट्री नहीं देनी है। वो कैसा भी हो, कैसा भी, हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे। ये वाली चीज हम इस तरह से अपना लेते हैं। और देखिए, हमारे जो संदेश हैं उसको हम देख लेते हैं कि उनमें लिखा है कि दोहरा व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसके दो प्रकार के रूप होते हैं, जिसका बाहरी कुछ और अंदर कुछ और होता है। दोहरा व्यक्तित्व का मतलब ये है कि हमारे व्यक्तित्व का दोहरा पहलू एक तरफ हमारे असाधारण संबंधों में शामिल होने के कारण है और दूसरी तरफ हमारे हर तरह के संबंधों से पूरी तरह मुक्त होने के कारण। हम इस धारणा में जीते हैं कि संबंध महत्वपूर्ण है और जीवन कुछ और नहीं बल्कि रिश्तों की एक गठरी है। जब भी हम खुद को परिभाषित करते हैं या जीवन में स्थितियों का वर्णन करते हैं तो हम संबंधों, संपर्कों और संयोजनों के संदर्भ में खुद को व्यक्त करते हैं और इसी तरह हम जीवन को समझते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्तेदारी में एक परिवार, पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं, बेटी भी सर्विस में आ गई, लेकिन बेटे के लिए बहू उन्हें हाउसवाइफ, घरेलू लड़की चाहिए। निश्चित है कि ऐसी दोहरी नीति वाले से आदमी पूछेगा ऐसा क्यों? उनका जवाब था, हम दोनों ने नौकरी किया तो बड़े परेशान रहे, हम नहीं चाहते कि बेटा को परेशानी हो। मैं तो सोच के दंग रह गई कि ये आपका दोहरा व्यक्तित्व, ये निर्णय तो बेटा बहू पर छोड़ना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं लड़कियों को पढ़ा लिखा दीजिए, उसे अपने पैर पर खड़ा कर दीजिए, आप वहीं बहू को पंगु बना दीजिए। बहू भी पढ़ी लिखी है कि वो सारा जीवन आपके और आपके बेटे पर आश्रित रहे, ये कहाँ की नीति है। बिल्कुल। और अगले संदेश में है कि दोहरा व्यक्तित्व हर जगह अपना सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। सामंजस्य बैठाने की इस प्रक्रिया में हम अपना सम्मान और भरोसा दोनों खो देते हैं। इस दोहरे व्यक्तित्व के कारण हमारा व्यवहार भी पाखंड से भरा होता है। हमारा व्यवहार पाखंड से भरा जरूर होता है, लेकिन हम स्वयं को ईमानदार दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस तरह की बातें हैं। और क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं दोहरे व्यक्तित्व का, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपनी बातों को ही बहुत ही एकदम सर्वोपरि समझते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, विचारों में विरोधाभास उनके नजर आने लग जाता है और कई बार उसमें विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ऐसे लोग जो होते हैं वो झूठ बोलना या चुगली करना या बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना, इस तरह से करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो सामने वाला समझ भी जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, यानी उनका दोहरा व्यक्तित्व सीधे सीधे समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मंजरी जी, हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है। शादी ब्याह के मामले में ये बात बहुत नजर आती है कि वो ये कहते हैं कि हम तो दहेज नहीं लेंगे, हम दहेज नहीं लेते हैं, हम बहुत अपनी अभी एक श्रोता ने भी ये बात लिखी थी इस तरह की कि हम दूसरों की लड़की को भी अपनी बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में देखते हैं। और पता चलता है कि जब खुद के बेटे की शादी होती है तो दहेज के रूप में मोटी रकम मांगते हैं। और कई लोगों
को ऐसे भी देखा है कि वो कहते हैं कि शादी बहुत सादगी से होनी चाहिए और कम खर्चों में होनी चाहिए। जो खर्च आप शादी ब्याह में करते हैं उसे लड़की या लड़के के हाथ में दे दो, बहू के हाथ में दे दो। लेकिन जब अपने घर की शादी होती है तो इतना अनाप शनाप खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं। तो ये जो दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं, ये क्यों होते हैं ये नहीं समझ में आता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग बड़े मतलब अजब होते हैं, खतरनाक भी होते हैं और इनसे दूरी ही बनाना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग एक गीत सुन लेते हैं। अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। जान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे।
सुंदर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। मंजरी जी, एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है, दोहरे व्यक्तित्व की हम बातें कर रहे थे ना अभी गाने से पहले, तो इसी संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि एक श्रोता ने तो लिखा है कि एक तरह का विकार है, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि व्यक्ति एक और व्यक्ति दोहरा ये कतई मंजूर नहीं। ऐसा दोहरा व्यक्तित्व धारण करने वाले अपने स्वार्थ के लिए अपने कार्य और व्यवहार में रंग बदलते रहते हैं, अपना सम्मान और भरोसा खो देते हैं। इसके लिए हम यही कहेंगे कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या बात है, बड़ा प्यारा सा संदेश है। और एक लिखते हैं कि दूसरा दोहरा व्यक्तित्व सभी लोग नहीं करते हैं, कहने का तात्पर्य सभी से ये नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ इसमें माहिर होते हैं, हालांकि इसके कारण उन्हें बेइज्जत भी होना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि 100 जूता खाए तमाशा घुस घुस देखे। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि दोहरा व्यक्तित्व उन्हें अपमानित करवा सकता है, ये ठीक नहीं है। कई बार दोहरे व्यक्तित्व वाला पक्ष अच्छा भी होता है जी। जैसे कि आप याद कीजिए पहले के जमाने में जो घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, खास तौर से पिता दादा, देखने में बड़े सख्त लगते थे। जी। और दिखते थे कि अब ये इनसे बात कैसे करें, इनके नजदीक कैसे जाएं। लेकिन जब कभी नजदीक बैठ के उनसे बात की तो लगा कि अरे ये तो बड़े नरम दिल हैं जी। और ये तो बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरह जब हम कभी दफ्तर में या कहीं बाहर, घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोगों से जब मिलते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या साहित्य की दुनिया में हो या कहीं भी हो, तो हमें लगता है कि बहुत बड़े दिख रहे हैं और बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, इनसे बात कैसे की जाती है। लेकिन जब बात करो तो पता चलता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत विनम्र। तो ये जो दोहरा पक्ष होता है ये बड़ा ही अच्छा होता है, बिल्कुल, क्योंकि उससे सामने वाले की हिचक खुल जाती है और वो अपनी बात भी कह पाता है। इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि दोहरा व्यक्तित्व तो सही में आजकल अपना असली चेहरा तो कोई दिखाता नहीं। सुना करते थे गाने में नकली चेहरा सामने आए, पर बहुत ही सख्त कठोर दिखने वाले लोग भी कभी कभी अंदर से बहुत नरम और सामने से मीठे दिखने वाले लोग कभी कभार जहरीले होते हैं अंदर से। सच को जानना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल जो मीठे दिखते हैं और अंदर से कड़वे होते हैं उनसे तो बहुत खतरा होता है और उनसे सामंजस्य बिठाना भी बहुत मुश्किल होता है। और कई बार जब दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग मिलते हैं तो हम अपने आप ये समझ सकते हैं कि हमारे बारे में जो सोच रहा है उससे हमारी ये पता चल गई कि हमारी आलोचना कर सकता है पीछे, तो हम सतर्क और सावधान भी हो सकते हैं। आप बताइए, आपका कभी पाला पड़ा है ऐसे लोगों से? बहुत लोगों से पाला पड़ता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही आपने पहले पूछा था तो मैंने बोला था ना, मैं अपना दायरा बना लेती हूँ, तो बस वैसे बना के अपना खुश रहते, अपने मस्त रहते हैं, लेकिन काम पे फोकस रखते हैं। जो लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं वो सोचते हैं कि उनकी जो मिठास है, मिठास के पीछे जो कड़वाहट है सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, लेकिन सामने वाले भी इतने समझदार होते हैं कि समझ जाते हैं। तब और आनंद आता है जब उसे ये पता हो कि हमारी बात सामने वाला समझ नहीं रहा है और सामने वाला समझ रहा हो, मुस्कुरा कर। जी। और कई बार दोहरे व्यक्तित्व के बारे में ये भी है कि अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उसका फेस, आइज टू आइज, मतलब फेस टू फेस देखेंगे तो आप उसके भावों को तुरंत पढ़ लेंगे कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये भी पता चल जाता है। चलिए मिठास की बात चलिए, तो कोई मीठी बात करते हैं और रेसिपी की बात कर लेते हैं। जब खाने में रेसिपी में हम थोड़ी सी नमकीन बताएंगे। अच्छा, मतलब मीठा नहीं बताना? मीठे तो हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा चटपटा स्वाद दे दिया जाए। चटपटा स्वाद की बात बताइए। तो देखिए, हम बनाएंगे साबूदाने के पराठे। तो साबूदाना आप भिगो लीजिए कटोरी में और उसमें उसको आप बनाने के बाद खिलाएंगे भी ना? हाँ, पक्का। तो बना के खिलाएंगे भी। तो साबूदाना भीगा हुआ होना चाहिए और जब बनाने चलें आप तो हरी धनिया, अदरक, हरी मिर्च ये आप काट के रख लीजिए, करी पत्ता ले लीजिए और
कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डालिए और जीरा डालिए और उसके बाद ये अपने सारे कटे हुए चीज़ें डाल दीजिए और साबूदाना डाल के अच्छे से उसको सौते कर लीजिए। चमक आ जाएगी जब उसमें, तो आपको ये साबूदाना उसमें नमक, लाल मिर्च वगैरह डाल के और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के मिक्स कर लीजिए। तो इसको फिर निकाल लीजिए। फिर आटा लीजिए आप, उसमें इसको पूरा मिक्स कर दीजिए और आटे में ही आप नमक, अजवाइन और गरम मसाला ये और चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी डालिए और मोयन का तेल डाल दीजिए और सारे मिश्रण को आप सान लीजिए आटे को और बाद आप इसका पराठा बना लीजिए और खाइए, खिलाइए। जी। एक रेसिपी बता दें, साबूदाने का सैंडविच कैसे बनता है, बहुत जल्द बता रहे हैं जी। सामग्री नोट कर लीजिए। साबूदाने का सैंडविच बनाने के लिए भीगा साबूदाना 1 कटोरी, आलू उबला हुआ 1, हरा धनिया और नमक स्वाद से, चाट मसाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च और क्रश की हुई मूंगफली भुनी या तली, सेकने के लिए घी, बटर और टोमेटो सॉस, प्याज 1 कटा हुआ, जीरा 1 चम्मच, तेल 2 चम्मच और करी पत्ता। कढ़ाई में तेल गरम करिए, इसमें जीरा, करी पत्ता, प्याज भुने हुए, आलू डालें, साबूदाना डालें और हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, मूंगफली, हरा धनिया डालकर भून लें। साबूदाना जब मतलब वो फूल जाएगा, सॉस डालें उसमें और तैयार मिश्रण डालें। इसे 2 ब्रेड में सॉस लगाएं, बटर कस के घिस के डालें और साबूदाने को बीच में भरें, ऊपर से ब्रेड लगा दें, मतलब 2 ब्रेड के बीच में साबूदाना भर दें, लगा दें। सैंडविच मेकर में थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाकर ब्रेड रख दें, दोनों तरफ से सेक लें। तैयार हो गया सैंडविच। इसे सॉस के साथ खाएं और खिलाएं, साबूदाने का सैंडविच। और साथ में गाना जरूर सुने ये जी विविध भारती पर। अब घड़ी की ओर देखिए, कोई जरा भी वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।